हो गया था बेटा। हाँ जी, अब कनेक्ट हो गया है। आ रही है अभी आवाज? देखें जी, आवाज आ रही है। अली कादर, काशिफ गिल बताएं, ये प्रॉब्लम हो गया था, नेट का डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। चलें, अब देखें जी, ये हमने क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल उसने समझाने की कोशिश की है। नाउ डिपार्टमेंट स्टोर इज अप्लाइंग मार्जिनल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस टू डिसाइड वेदर टू रिप्लेस ए कंप्यूटर। अब ये एक इनकी एक प्रोग्राम है कि हम कंप्यूटर को रिप्लेस करें, नया ले ले जो लेटेस्ट हो। तो इसके लिए अब ये मार्जिनल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। बेनिफिट विद न्यू कंप्यूटर, नया कंप्यूटर लेते हैं तो उससे बेनिफिट होगा $10,000 का। लेस बेनिफिट्स विद ओल्ड कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर से बेनिफिट हो रहा है $3 का। तो रिजल्ट क्या आया जी, मार्जिनल एडेड बेनिफिट 7,000 का। पुराना कंप्यूटर बेनिफिट दे रहा है 3,000 का, नया दे रहा है 10,000 का। तो अगर हम नया ले लेते हैं तो 7,000 का बेनिफिट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट ऐड हो जाएगा हमारा। कास्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, नए कंप्यूटर की कास्ट है 8,000। लेस प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर हम बेचते हैं तो वहां से 2,000 मिलेंगे। तो 8,000 का नया लें और पुराना बेच दें 2,000 का, तो मार्जिनल एडेड कास्ट हमारी नेट कास्ट जो होगी, एडेड कास्ट, वो 6,000 होगी। यानी 6,000 रुपया जो है वो हमारा नए कंप्यूटर के लिए कास्ट आएगी, और हमारा जो बेनिफिट है मार्जिनल वो 7,000 है। तो इसका मतलब है कि नेट बेनिफिट हमें हो जाएगा 1,000 का। इसका मतलब है कि हमें ये स्टेप उठा लेना चाहिए। हमारी कास्ट जो है वो कम है, 6,000 है, जबकि मार्जिनल बेनिफिट जो है वो हमारा 7,000 है। यहाँ पर जो है नेट हमें बेनिफिट हो रहा है 1,000 का। तो ये सिलसिला जो है, इसका मतलब है कि हमें ये स्टेप उठा लेना चाहिए। तो आ रही, क्लियर हो रहा है बेटा? क्यों भाई उसामा अब्दुल्ला, कोई बताए, बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो रहा है। अच्छा, मैं ये नेट का आज मेरे प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, तो तस्वीर आ रही है और ये मतलब सारा कुछ सही चल रहा है, क्लास सही हो रही है, तो प्रॉब्लम आ रहा है तो बताएं। नहीं सर, सही चल रहा है, पहले अच्छा, था मसला थोड़ा। तो ये है जी मार्जिनल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमने ये देखना होता है जब हम कोई फाइनेंस का स्टेप उठाते हैं, तो ये देखेंगे कि कास्ट क्या आ रही है, बेनिफिट क्या आ रहा है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कास्ट कम है, बेनिफिट हमें ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम स्टेप उठाएंगे, अदरवाइज हम ये स्टेप फिर नहीं उठाया करते। उसके बाद है जी मार्जिनल, नेक्स्ट है जी मार्जिनल फाइनेंस फंक्शन रिलेशनशिप टू अकाउंटिंग। फाइनेंस का ताल्लुक अकाउंटिंग के साथ, वो इकोनॉमिक्स के साथ था, अब अकाउंटिंग के साथ है। द फर्म्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर क्लोजली रिलेटेड टू जनरली ओवरलैप। किसी भी फर्म की फाइनेंस और अकाउंटिंग एक्टिविटीज इतनी क्लोज है कि बाज़ का वो ओवरलैप कर जाती हैं। बाज़ हम समझते हैं कि ये अकाउंटिंग की है या ये फाइनेंस की है, ये डिसीजन लेना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं। इन स्मॉल फर्म्स accountants often carry out the finance function. छोटी फर्म में अकाउंटेंट ही फाइनेंस का काम करता है। एंड इन लार्ज फर्म फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफन हेल्प कंपाइल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बड़ी फर्म में फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठ जाते हैं और वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके उसी की मदद से फिर अपना फाइनेंस का काम आगे चलाते हैं। वन मेजर डिफरेंस इन perspective and emphasis between finance and accounting is that accountants generally use the accrual method, while in finance the focus in on cash flow. कहते थोड़ा सा जो एक फर्क है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस का, वो ये है कि अकाउंट्स के लोग या अकाउंटेंट जो है वो क्या है, एक्रूअल बेस चलते हैं, और फाइनेंस के लोग वो कैश फ्लो को देखते हैं। देखें, पिछले साल आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, अकाउंटिंग के दो मेथड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के दो मेथड हैं। एक होता है कैश बेस अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। आजकल हमारे यहाँ जो चलती है दुनिया में, वर्ल्ड में, वो है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है कि जब कैश का लेन देन होगा तो अकाउंटिंग की किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। मसलन आज आपने चीज उधार बेच दी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी,
कैश बेस की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपका ग्राहक आपको पैसे देगा उस दिन आप रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश का लेन देन होगा तो रिकॉर्डिंग होगी। एक्रूअल बेस मेथड और है। एक्रूअल बेस में ये नहीं देखते कि कैश आया है या गया है, नो, जब ट्रांजैक्शन हो गई उसी वक्त रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पैसे आए हैं या नहीं आए। लेकिन फाइनेंस के लोग एक्रूअल को नहीं देखते, फाइनेंस के लोग कैश बेस को देखते हैं, कैश आया या गया इसको देखते हैं। वो उधार लेन देन को जो है कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो उनका फोकस होता है कैश फ्लो पे, क्योंकि कैश बेसिकली उनके लिए अहम होता है। इसके लिए मैंने कल परसों जो आपको जो है हफ्ते वाले दिन मैंने वो आपको नोट्स भेजे थे, उसमें एग्जांपल एक दी हुई है कैश बेस अकाउंटिंग और फाइनेंस बेस अकाउंटिंग। उसमें आप उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह देख के कि अकाउंटिंग वाले देख रहे हैं कि जी चीज़ें उधार बेची हैं और हमने जो है नकद खरीदा था रॉ मटेरियल और वो बेचा है उधार में और हमारे पास इतना प्रॉफिट हो गया, तो वो बड़े खुश हैं कि जी प्रॉफिट हो गया और चीज़ें उधार बेची सारी, पैसा एक नहीं आया। फाइनेंस वाले उसी डाटा को, उसी इंफॉर्मेशन को और अंदाज से देख रहे हैं कि इतने की चीज़ें खरीदी, पैसा आउट हो गया, फिर हमने सेल की उधार तो इतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन कारोबार में 1 रुपया नहीं आया क्योंकि सारा कुछ उधार हुआ है, सेल उधार हुई है। तो यहाँ फाइनेंस के लोग उसको इस तरीके से देख रहे होते हैं। उसके बाद है जी उसको आपने देखना है और अगर ना क्लियर हो तो फिर आपने मेरे साथ मजीद डिस्कस करना है। मार्जिनल फाइनेंस फंक्शन, मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन रिलेशनशिप टू अकाउंटिंग चल रहा है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आल्सो डिफर विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अकाउंटेंट्स डिवोट मोस्ट ऑफ देयर अटेंशन टू द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटेंट्स अपना ज़्यादा टाइम और ज़्यादा तवज्जो किस पर खर्च करते हैं, वो अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स इवेल्युएट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो अकाउंट्स वालों ने बनाई होती हैं, फाइनेंस के मैनेजर उन्हीं स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, दोबारा उसको देख रहे होते हैं। डिवेल्प एडिशनल डाटा, वो उसी से मज़ीद डाटा जनरेट करते हैं, डिवेल्प करते हैं, मज़ीद डाटा देखते हैं एंड मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट। और वो फिर अपनी असेसमेंट की बुनियाद पर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में से अपना डिसीजन लेते हैं ऑफ द एसोसिएटेड रिटर्न्स एंड रिस्क। वो जो स्टेटमेंट्स अकाउंट्स वाले बनाते हैं, फाइनेंस वाले उन्हें रीवैल्यूएट करते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाटा मजीद इकट्ठा करते हैं। सर जी आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है, ये आवाज सही नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज सही। अच्छा एक मिनट बेटा, मैं इसको भी देखता हूँ। बेटा मैं इसको सेट कर रहा हूँ जरा आवाज को। इसको चेक करता हूँ। हाँ बेटा आप आवाज आ रही है? देखें बता। जी सर अब आ रही है। अब कुछ क्लियर हो रही है आवाज? अब असल में आज मेरे नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है। आप ठीक है बेटा? जी सर कभी कभी आ रही है? आ रही है बिल्कुल। अच्छा चले, मैं इसको आवाज तो इधर से ठीक है चले। अच्छा
तो फाइनेंस के लोग जो हैं वो अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स को रीडिवेल्प करते हैं, एडिशनल डाटा लेते हैं और अपने अंदाज से डिसीजन लेते हैं। वो क्या देखते हैं कि रिस्क और रिटर्न को सामने रखते हैं कि हमने जो डिसीजन लेना है उसमें रिस्क कितना है, उससे हमें रिटर्न या बेनिफिट्स कितना होगा। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। गवर्नेंस एंड एजेंसी कारपोरेट गवर्नेंस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कारपोरेशन का जो रोजमर्रा का बिजनेस होता है वो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं। तो मैनेजर्स का और मालिकों का जो ताल्लुक होता है वो एजेंसी रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप में बाज़ का प्रॉब्लम होता है, क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। तो उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। गवर्नेंस एंड एजेंसी कारपोरेट गवर्नेंस। Corporate governance refers to the rules, processes, and laws by which companies are operated, controlled, and regulated. Corporate governance से मुराद वो तमाम रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, कवानीन हैं जिनके तहत कंपनीज को चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बाज़ाब्ता बनाया जाता है। It defines the rights and responsibilities of the corporate participants. कारपोरेशन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजर्स हैं, ये उनके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। ये कारपोरेट गवर्नेंस के रूल्स जो हैं, सच एज द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स and other stakeholders, as well as the rules and procedures for making corporate decisions. तो ये कारपोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं या प्रोसेस हैं या लॉज हैं, वो नीचे जो पार्टीज इतनी सारी उन्होंने बताई हैं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहे होते हैं और इनके और ये गाइड करते हैं कि हमने डिसीजंस जो है कारपोरेट के इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लेने हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस वाज प्रीवियसली डिस्कस्ड। पहले हम कहते हैं इसको डिस्कस कर चुके हैं। पहले किसी स्लाइड में हमने देखा होगा, मैंने जहाँ बताया था आपको कि वो एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनोग्राम था या कारपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट था, जिसमें ओनर्स थे, डायरेक्टर्स थे और मैनेजर्स थे कि ये सिलसिला होता है और ये एजेंसी रिलेशनशिप यहाँ डेवलप होता है और इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर एजेंसी प्रॉब्लम होता है, तो उसको सॉल्व करने के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये वो कहलाते हैं। उसके बाद गवर्नेंस एंड एजेंसी, इंडिविजुअल वर्सेस institutional investors. Individual investors are investors who own relatively small quantities of shares so as to meet personal investment goal. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास थोड़े शेयर्स होते हैं, जिन्होंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट मकासद होते हैं, जो वो मतलब रूटीन की इनकम को हासिल गेन करना चाह रहे होते हैं, अर्न करना चाह रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। आर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स सच एज बैंक्स, insurance companies, mutual funds and pension funds that are paid to manage and hold large quantities of securities on behalf of others. तो जिस तरह आम लोग शेयर्स खरीदते हैं कारपोरेशन के और जायज स्टॉक कंपनीज के, तो बड़े बड़े इदारे वो भी खरीदते हैं। तो आम लोगों को हम कहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और अगर बड़े बड़े फाइनेंस के इदारे जो नाम बताए हुए हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये जब शेयर्स खरीदते हैं तो इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इनके पास पैसा लोगों का होता है और बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज ये खरीदते हैं। अनलाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बरअक्स, institutional investors often monitor and directly influence a firm's corporate governance. इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा लगाया होता है, तो वो फर्म के जो गवर्नेंस है उसको बाकायदा देख रहे होते हैं और उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। वो बड़े इस मामले में जो है ना टची होते हैं कि इदारा जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका निज़ाम सही चल रहा हो, उसको देखते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। बाय एक्सर्टिंग pressure on managements to perform or communicating their concerns to
द फर्म कंसर्न टू द फर्म्स बोर्ड, तो वो क्या करते हैं, वो इन पर असरअंदाज होते हैं, प्रेशर डालते हैं कि वो अपने मैनेजमेंट इस तरह परफॉर्म करें और इंफॉर्मेशन इस तरह कम्युनिकेट के फर्म के बोर्ड्स को जो है वो कम्युनिकेट करें, फर्म से मुतल्लिका लोगों को जो है वो कम्युनिकेट किया जाए, सारा कुछ जो है मैनेजमेंट पर वो असरअंदाज हो रहे होते हैं कि ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन से ना हटे और कारपोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही चलें। उसके बाद है जी गवर्नेंस एंड एजेंसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन जनरली शेप द कारपोरेट गवर्नेंस ऑफ ऑल फर्म्स। गवर्नमेंट के कवानीन जो हैं वो ये तश्कील देते हैं, वो ये शेप करते हैं कि कारपोरेट गवर्नेंस किस तरह की होगी, क्योंकि कारपोरेट गवर्नेंस का मतलब है कारपोरेट के निज़ाम को चलाना, कारपोरेशन या फर्म के निज़ाम को चलाना। तो वो किस तरह चलाते हैं, वो गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक चलाते हैं, वही हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड, मौजूदा दिहाई में कारपोरेट गवर्नेंस हैज रिसीव्ड इंक्रीज्ड अटेंशन ड्यू टू सेवरल high profile corporate scandals involving abuse of corporate power and in some cases alleged criminal activity by corporate officers। अब ये कह रहे हैं कि जी ये मौजूदा दिहाई में 10 सालों में कारपोरेट गवर्नेंस की तरफ बड़ी अटेंशन हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े कारपोरेशन के स्कैंडल आए हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल अब बड़े पैमाने पर हाई ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और बहुत बड़े स्कैंडल्स उनके सामने आए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी उनके सामने आई है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो कारपोरेट गवर्नेंस की तरफ बड़ी तवज्जो दे रही है, बड़े कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं इस सिलसिले में। गवर्नेंस एंड एजेंसी, द एजेंसी इशू ए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज एन अरेंजमेंट in which an agent act on behalf of principal. For example, shareholders of company principals elect management agents to act on their behalf. एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या है, वो कहता है कि जी ओनर्स जब अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, शेयर होल्डर्स जो है या ओनर्स और प्रिंसिपल कहलाते हैं, वो अपने एजेंट को मुंतखब करते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप कारपोरेशन का निज़ाम चलाएं। तो उनका मालिकों का और एजेंटों का जो ताल्लुक होता है वो एजेंसी रिलेशनशिप कहलाता है। एजेंसी प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन मैनेजर्स प्लेस पर्सनल गोल अहेड। एजेंसी प्रॉब्लम उस वक्त पेश आता है कि जब मैनेजर अपने मफादात को सामने रखते हैं ऑफ द गोल्स ऑफ शेयर होल्डर्स के मफादात के मुकाबले में अपने मफादात को सामने रखते हैं, उस वक्त एजेंसी प्रॉब्लम पेश आता है। एजेंसी कॉस्ट अराइज फ्रॉम एजेंसी प्रॉब्लम दैट आर बोर्न बाय शेयर होल्डर्स एंड रिप्रेजेंट ए लॉस ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से एजेंसी कास्ट आती है। एजेंसी कास्ट जो है वो कौन बार्न करता है, इसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है, वो शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ता है और उसके नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होती है, क्योंकि मैनेजर्स या उनके इलेक्ट किए हुए लोग उनके मफाद के बरक्स काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आखिरी 3 स्लाइडें हैं रिव्यूइंग ऑफ लर्निंग गोल्स। जो इस चैप्टर के पढ़ने के मकासद थे वो रिव्यू कर रहे हैं। उसने बताया है पहला कि डिफाइन फाइनेंस एंड मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन, मुख्तसर एक लाइन में इस बात को बताया है। उसके बाद लर्निंग गोल नंबर 2 है डिस्क्राइब द लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी बात उसने एक लाइन में की है मुख्तसर। उसके बाद नंबर 3 है डिस्क्राइब द गोल ऑफ फर्म एंड एक्सप्लेन व्हाई मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म इज एन अप्रोप्रिएट गोल ऑफ फॉर अ बिजनेस। तो ये 27, 28 और 29 ये 3 स्लाइडें जो है रिव्यू गोल्स हैं, ये एक दफ़ा आप फिर देख लेंगे। मैं लास्ट टाइम मैंने आपको जो है डाटा भेजा था, एक तो मैंने आपको जो है वो कोर्स आउटलाइन भेजी है स्लाइड की शक्ल में, फिर मैंने हमने जो कुछ पढ़ा है इसके बारे में मैंने नोट्स की शक्ल में आपको दिया है, और आज मैं एक और फाइल जो है वो भेज रहा हूँ जिसमें वो जो है जिस स्लाइड में उसने बताया था कि किस किस्म के फ्रॉड किए जा रहे हैं या किस किस्म की जो है वो गलत गाइडेंस दी जाती है, उनकी तफसील मैं आपको बता दूंगा, अभी भेज दूंगा। आप में से बेटा कोई सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। कोई प्रॉब्लम, कोई स्लाइड नहीं समझ आ रही, आज हमारा ये पहला चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह हम कास्ट को शुरू करेंगे। 3 दिन कास्ट हुआ करेगी, 3 दिन फाइनेंस हुआ करेगी।
तो आप में से बेटा वालेकुम सर। चाहे किसी स्लाइड के बारे में तो बताएं मुझे। सर मेरी बात सुने, हमें एक्चुअली आज कहा गया था कि 9 o'clock सर उमर फारूक की क्लास होगी, तो पिछले ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से हम उनकी क्लास को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हम आपका लेक्चर नहीं ले सके। अच्छा, तो रिक्वेस्ट ये है कि जो मेन टॉपिक, सिर्फ हेडिंग्स आप हमें बता दें, हमारे पास बुक अवेलेबल है, हम खुद देख लेंगे। सिर्फ हेडिंग्स के नाम बता दें जो आपने आज पढ़ाए हैं। और दूसरी बात ये कि सर हमें स्केड्यूल जो दिया गया है उस हिसाब से आज आपकी क्लास आई थिंक 10 o'clock के बाद थी। हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं असल में मैं हमें उमर ना फारूक साहब से कांटेक्ट करता रहा हूँ कि आपने क्लास लेनी है या मैं लूँ। तो परसों भी मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैं फिर उससे ये समझा कि शायद वो नहीं लेंगे क्लास। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़, इसे रीशेड्यूल कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर ये हुआ करेगा कि टाइम टेबल के मुताबिक जो है ना, फिर मैं अपनी क्लास लिए करूँगा जो टाइम टेबल उन्होंने दिया है कॉलेज ने आपको। ठीक है बेटा? जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। हम लोग हाँ, एक्चुअली उसको परसों भी रीशेड्यूल कर काफी लेते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास और टाइम टेबल में जो टाइम लिखा हुआ है उसी के मुताबिक होगी और अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। और ये जो कुछ आज हमने पढ़ा है, ये स्लाइड में सारी आपको भेज रहा हूँ, दोबारा इसको आप देख लेना, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले बेटा, ठीक हो, अल्लाह हाफिज जी।